यूट्यूब पर ही कमेंट किया है, दिमाग खोल इस नाम से। उन्होंने पूछा है कि सी फूड तो समुद्र में होता है और उसके लिए कोई ज़मीन यूज़ नहीं होती, तो क्या सी फूड को खाया जा सकता है? सी फूड माने वो मछली और केकड़े, इनकी बातें कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न उन्हीं का है कि आपने कहा कि मांस खाने से जीव हत्या होती है, तो क्या जो वेज है माने सब्जियां, फल, उससे जीव हत्या नहीं होती? जबकि उनमें भी तो जीवन होता है, वो भी बढ़ती हैं, महसूस कर सकती हैं। पूछा है, इस पर कुछ बताइए। सबसे पहले तो इंसान होने के नाते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे अंदर इतना भी प्रेम नहीं? आप एक जीव को सिर्फ यह कह करके खाने की बात कर रहे हैं कि उसके लिए जंगल नहीं कटता, उसके लिए जमेल इस्तेमाल नहीं होती नहीं होती, वो बात हम आगे करेंगे। लेकिन आप एक जीव को मारकर उसकी हत्या करके उसका मांस खाने की बात कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में प्रेम हो भी सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीवों को मार रहा है, उनका मांस खा रहा है और घर जा कर के अपने पति पत्नी, बच्चों, माता पिता के साथ प्यार की बातें कर रहा है? क्या संभव है ऐसा? नहीं हो सकता। क्या हम इतना गिर चुके हैं? ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास खाने को नहीं है। खाने को अगर नहीं होता तो फिर कह सकते थे कि चलो आप इतने मजबूर हो कि आपका जीवन ही नहीं हो सकता अगर आप वैसा नहीं करें तो। पर अभी तो वो हालत नहीं है, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है। तो किसी जीव का मांस खाने के लिए इतने तर्क गढ़ने की आवश्यकता पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर हम तर्क गढ़ रहे हैं तो ये बात बहुत निंदनीय है। फिर हमें यह अधिकार नहीं कि हम प्रेम की बात करें कि हम प्रेम जानते हैं। तो आपने पूछा है कि सी फूड के लिए तो ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए तो जंगल नहीं कटते, तो क्या उसे खा सकते हैं? देखो तो उस जीव को, आप जिस जीव को मार करके उसे खाने की बात कर रहे हैं, उसमें प्राण है, वो सांस ले रहा है, वो जीना चाहता है, वो तैरना चाहता है। आप उसे मार रहे हो, वो तड़प रहा है। सबसे पहला सवाल तो खुद से पूछिए कि आप प्रेम जानते भी हैं? कभी एक चोट मारिए अपने खुद के शरीर पर, आपको पता चलेगा कि दर्द कैसा होता है। आप कह रहे हैं उसके लिए ज़मीन इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि वो सी फूड है। किसने कहा ऐसा? मछलियाँ आसमान में तो नहीं रहती ना, रहती तो समुद्र में ही है, और समुद्र पृथ्वी पर ही है। जैसे शेर के लिए जंगल उसका घर होता है, इंसान के लिए चार दीवारी उसका घर होता है, ऐसे ही मछली के लिए जल है। तो पहली बात तो ये कि समुद्र भी होते ज़मीन पर ही हैं। ठीक। दूसरी बात, ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उसमें मछलियों को मारना, उनको खाना, ये भी कारण ही है, ये भी उसमें सहयोग दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। मछलियाँ ज़रूर छोटी होती हैं, पर इतनी भी छोटी नहीं होती हैं, और वो अधिक संख्या में कटती हैं। तो क्लाइमेट चेंज में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अब सोचिए क्लाइमेट चेंज का क्या होता है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना, और गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो वो जो जल है वो कहाँ जाएगा? वो समुद्रों में ही तो जाएगा ना, और समुद्र में जाएगा तो समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा? जो समुद्र के किनारे बसे हुए लोग हैं वो सब जगह खाली करके भागेंगे ना। तो जो ज़मीन अभी तक खाली थी, जिस पर पानी नहीं था, वो ज़मीन पानी के नीचे दब गई या नहीं दबी? और अभी होने वाला है। भारत के ही जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, डूबेंगे वो। तो ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का लेवल बढ़ता है, उससे जो समुद्र के किनारे की ज़मीन है वो पानी में डूब जाती है। तो ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है ना, समुद्र निगल रहा है ना उसको। तो पहला तो यहाँ इस्तेमाल हुआ ज़मीन का। दूसरा, अब ये जो लोग भाग करके गए, ये कहाँ जाएंगे? इनके रहने के लिए भी जगह चाहिए। अब शहर के बीचों बीच तो जगह है नहीं, तो इनको बसाने के लिए जगह कहाँ मिलेगी?
इनके लिए फिर जंगल काटे जाएंगे। हुआ या नहीं हुआ ज़मीन का इस्तेमाल? तो पहले तो वो जगह डूब गई पानी में, दूसरा इन्होंने और जंगल साफ करे, तीसरा जहाँ के जंगल ये साफ कर रहे हैं वहाँ न जाने कितनी प्रजातियाँ रहती थी, पशु पक्षी रहते थे, उनके घर बार सब खत्म कर दिए। आप कह रहे हैं कि सी फूड के लिए ज़मीन का और इस्तेमाल नहीं होता, जंगल नहीं कटते, यहाँ तो सब हो रहा है। तो कृपया करके व्यर्थ के तर्क ना गढ़ें, उसको जी लेने दो, बेचारी वो भी जीने के लिए ही पैदा हुई है। अपने से कमज़ोर पर आप हिंसा करते हो, फिर आप समाज से, संसार से, दुनिया से कैसे उम्मीद रख सकते हो कि उनके पास ताकत होती है तो वो आपका शोषण ना करें? आप यदि अपने से कमज़ोरों पर हिंसा करना नहीं रोक सकते तो कोई और आप पर हिंसा क्यों नहीं करेगा जो आपसे अधिक ताकतवर होगा वो? तो ऐसा ना करें। दूसरी बात आपने कही कि ये जो फल होते हैं, सब्जियां होती है, पेड़ होते हैं, अगर सब शाकाहारी हो जाते हैं तो इनको खाएंगे, पर इनमें भी तो जान होती है, ये भी तो बड़े होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और ऐसा है, उनमें भी जीवन होता है, नहीं तो वो हरी कैसे हो सकती थी? वो भी बढ़ती हैं। देखते ही हम अपने आसपास चारों तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, क्या सचमुच में आपको पेड़ों की इतनी परवाह है? क्योंकि अभी जो हरकत है ना, ये बिल्कुल अर्जुन जैसी हरकत है कि सामने उसने देखा कि मेरे परिवारजन हैं, मेरे गुरु भाई भतीजे हैं, तो उसको सारा धर्म याद आ गया कि पाप हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर जो सामने खड़े हैं उनकी जगह कोई पराये व्यक्ति होते, क्या तब अर्जुन को ये बातें याद आती? आप भी वही बात कर रहे हैं। क्या सचमुच आपको पेड़ों की इतनी परवाह है? क्या पेड़ों से आपको सच में इतना प्रेम है, या बस तर्क खोज रहे हैं कि किसी ना किसी तरह खाने को मिल जाए ताकि जीभ का जो स्वाद चढ़ा हुआ है उसको पूरा कर सकें? क्यों बहाने बना रहे हो? पूछो अपने आप से कि सचमुच क्या मुझे इतनी फिक्र है पेड़ों की, या बस बहाने खोज रहा हूँ मांस खाने का? दूसरी बात, मान लेते हैं कि आपको पेड़ों की भी फिक्र है, तो अब आप बताइए कि वो जो जीव है, मान लो बकरा, मुर्गा, जो कुछ भी है जिसको आप खाते हैं, अभी हम बकरे, मुर्गे की, गाय की, इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही है जो घास, पेड़, पत्ते खाती है और हम खाते हैं, मछली तो नहीं खाती। तो मान लेते हैं कि जो बकरा या मुर्गा है, गाय है, भैंसा है, ये बचपन में छोटा सा था, तब से लेकर इसको बड़ा करने तक आपको क्या लगता है कि इसने एक भी पौधा नहीं खाया होगा? कितना सारा इसको खिलाया है। अगर वो आज 50 किलो का है तो 50 किलो का जो मांस है ना उस जीव का, उतना मांस तैयार करने के लिए उसको कुंटलों पेड़ पौधे खिलाए हैं। तो आप सिर्फ 1 किलो मांस के लिए उसको कई किलो पेड़ पौधे, पत्तियां और अनाज खिला देते हैं। आप अगर डायरेक्ट 1 किलो अनाज ही खा लेते तो आपका पेट भर जाता ना, और उसको जो कई किलो अनाज खिलाया गया वो नहीं खिलाना पड़ता, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होता। उसको तो पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि आपको काट कर उसको बेचा जा सके, ताकि आप खा सकें, आपके लिए पैदा किया गया। तो जो 1 किलो मांस आप खाते हैं, उस मांस को तैयार करने के लिए पहले उस जीव को बहुत सारा खिलाया पिलाया जाता है, उस पर खाने की, पानी की, ज़मीन की और अनाज की, इन सब की, पेड़ पौधों की बहुत बर्बादी की जाती है, बहुत उन पर खर्चा किया जाता है इन सब चीज़ों का, तब जाकर आप जो 1 किलो मांस खा रहे हैं वो तैयार होता है। तो अगर आप सचमुच पेड़ों से भी प्रेम करते हैं तो आप सीधे पेड़ खाइए, सीधा अनाज खाइए, ताकि कम पेड़ों को काटना पड़े, कम अनाज उगाना पड़े, कम ज़मीन का इस्तेमाल हो। तीसरी बात, अब हो सकता है आप कहो कि उसमें भी तो जान है, उसको क्यों मारे? तो फिर यहाँ पर बात आ जाती है चेतना की। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके घर में अगर आग लग जाती है तो आप अपने फ्रिज में रखे हुए साग सब्जी और फलों को बाहर निकालेंगे पहले, या अपने बच्चे को? पूछिए अपने आप से। जाहिर सी बात है आप अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि वहाँ महत्व किसका अधिक है, कौन है जिसको ज़्यादा पीड़ा होगी, ज़्यादा दर्द होगा, कौन है जिसका अधिक महत्व है, जो ज़्यादा चैतन्य है।
तो आप अपने बच्चे को निकालेंगे, पर वहाँ आप नहीं कहेंगे अरे इतनी सारी सब्जियाँ हैं, 10-15 टमाटर है, एक बच्चे को बचाओ या 10-15 टमाटर को, तब आप ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप क्यों व्यर्थ का तर्क गढ़ रहे हैं? पत्थर में, सब्जी में, पेड़ पौधे में, जानवर में और इंसान में अंतर होता है ना। एक व्यक्ति है, एक अपराधी, वो अगर एक इंसान को मारे, दूसरा अपराधी जानवर को मारे, तीसरा पेड़ काट दे, चौथा घास उखाड़ दे, एक घास का पौधा, क्या सबको बराबर सज़ा दी जाएगी? कानून में सजाएं भी तो चेतना के तल के आधार पर दी जाती है ना, कि आपने क्या गुनाह किया है, किसके साथ बुरा किया है, किसको मारा है। तो ये तो हमारे कानून भी जानते हैं, हमारा विज्ञान भी समझता है। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनमें वो नहीं होता जो दर्द महसूस करता है, वो सिस्टम नहीं होता। पहली बात तो ये कि उसमें वो नहीं होता तो उसको दर्द नहीं है। लेकिन आप इंसान हो तो आपको अगर जीना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना। शेर मांस के अलावा कुछ खा नहीं सकता तो बेचारा मजबूर है, वो किसी जीव की हत्या करेगा और खाएगा ही। और हमें भी अगर जीना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा। तो हम क्या चुन सकते हैं? हम चुन सकते हैं कि कम से कम हिंसा करें, कम से कम पीड़ा दें और जी भी लें। तो क्या हम कम हिंसा नहीं चुन सकते? पूर्ण रूप से अहिंसा तो हम नहीं रोक कर सकते, पूरी हिंसा को रोक नहीं सकते, पर कम तो कर सकते हैं ना। जानबूझकर तो कम से कम हम ना मारें। और आप बात कर रहे हैं ना कि जीव हत्या होती है, पेड़ भी कटते हैं। जिस जीव का आपने मांस खाया ना, एक तो उस जीव को भी मारा आपने, ऊपर से उसको बहुत सारा अनाज खिलाया, पेड़ पौधे खिलाए, हरी पत्तियाँ खिलाई, है ना, तो वो सारे पेड़ पौधे कटे। जिस ज़मीन पर वो खेती हुई है, उस ज़मीन पर पहले पेड़ पौधे जंगल हुआ करता था, उस जंगल को भी बर्बाद किया। उस जंगल पर बहुत सारे पशु पक्षी बसते थे, उनको भी बर्बाद किया, कितनी सारी प्रजातियां बर्बाद करी, और क्लाइमेट चेंज की समस्या को भी इतना बढ़ा दिया। कितने नुकसान हैं अगर आप मांस खाते हैं तो। और आप अगर सीधे अनाज खा लें, फल फूल पत्तियां सब्जी खा लें, इतनी समस्याएं नहीं होंगी, बहुत कम होंगी, बहुत कम। कल्पना करके देखो कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए आपके घर को उजाड़ दे, कैसा लगेगा आपको? लेकिन हम लोग अपने स्वाद के लिए जंगल काटते हैं और न जाने कितने पशु पक्षियों का जो बसेरा था उसको बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ऐसे ही कितनी ही प्रजातियां हर दिन विलुप्त होती जा रही है। और हम पड़े हुए हैं तर्क गढ़ने में। प्रेम हमें समझ आता ही नहीं। इंसान अगर दोषी भी है तो उसके लिए अदालत होती है, वो अपना केस लड़ता है। हम निर्दोष जानवरों को बेवजह ही मार देते हैं सिर्फ खाने के लिए, और उनका केस कोई नहीं लड़ता है। कैसी हिंसा कर रहे हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि वो मालिक, वो परमात्मा हम पे रहम बरसाए। क्यों? हम करते हैं क्या रहम? अगर वो शक्तिशाली है, हम उसके सामने कमज़ोर हैं, तो हम कहते हैं कि तू हमारी रक्षा नहीं करता है। हम करते हैं क्या उनकी रक्षा जो हमसे कमज़ोर हैं? अगर प्रेम सहयोग चाहते हो तो देना सीखो। हिंसा करने के लिए अगर तर्क मिल भी जाए तो कोशिश करो कि हिंसा नहीं करनी पड़े, क्योंकि हिंसा करने वाला हो सकता है शरीर इंसान का हो, किंतु वो इंसान नहीं होता है। वो इंसान के रूप में रावण होता है, दुर्योधन होता है, राक्षस होता है। क्योंकि रावण इंसान ही था, उसका शरीर इंसान का ही, पर अंदर से कैसा हो, आप क्या हो अंदर से, उससे तय होता है कि आप राम हैं या रावण। पूछिए अपने आप से कि आप इतने बहाने, इतने तर्क क्यों खोजते हैं गलत काम को करने के लिए, वो काम जो उचित नहीं है। एक ऐसा काम जिसमें आप असंवेदनशील हो जाते हैं, एक ऐसा काम जिसमें आपका हृदय कठोर हो जाता है, जहाँ प्रेम सूख जाता है, ऐसे काम को करने के लिए आप क्यों तर्क खोजते हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाहे कितने ही तर्क दे दिए जाएं, दूसरा तर्क आकर के उस तर्क को काट देता है। तो जो बातें कहीं, जो तर्क भी दिए हैं अभी, हो सकता है आप उनके लिए कोई और तर्क गढ़ लाओ जो इनको काट दें। प्रेम ऐसी चीज़ है, उसके लिए ना कोई तर्क है ना कोई बहाना। प्रेम जानते हो
तो आप वो नहीं करोगे जो करने लायक नहीं है। और अगर प्रेम नहीं जानते तो चाहे लाख आपको समझा दिया जाए, आप करेंगे ही। अब अपने आप से पूछिए कि आप प्रेम जानते हैं या नहीं, और नहीं जानते हैं तो क्या आप प्रेमहीन जीवन जीकर ही मर जाना चाहते हैं या प्रेम में जीना चाहते हैं। और प्रेम हमारा चुनाव होता है और वो चुनाव आपके सामने है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या चुनना है।